स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लतीफ़ एसएससी। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम जानेंगे इंडेफिनिट का क्या कॉन्सेप्ट है और ये टेंस हमें किन कंडीशन में इस्तेमाल करना है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब ये है कि जिस तरह हमें कंटिन्यूस से पता चल जाता है कि एक्टिविटी इज़ इन प्रोग्रेस, और हमें परफेक्ट से पता चल जाता है कि काम मुकम्मल हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूस से हमें पता चल जाता है कि कुछ काम मुकम्मल हो गया है और कुछ काम अभी जारी है। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पता चलता है कि काम तो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन इसका टाइम फ्रेम जो है वो फिक्स नहीं है। कितना हो चुका है, कितना हो गया है, कितनी देर में होगा, ये चीज़ इसमें फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, वाज़े नहीं है। ये इसीलिए अनक्लियर या इंडेफिनिट कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि किन किन सिचुएशंस में हम इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो रूटीन है। डेली रूटीन को पेश करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेते हैं। मसलन अली सुबह सवेरे उठता है, ये उसकी उठने की एक रूटीन है। वो नमाज पढ़ता है, ये भी उसकी एक रूटीन है। वो तैयार होकर ऑफिस जाता है, ये भी उसकी एक रूटीन है। तो इसमें रूटीन मैटर्स डिस्कस होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी हैबिट्स। हैबिट्स को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो सिगरेट पीता है, वो हुक्का पीता है, ये उसकी हैबिट्स हैं। हालांकि बुरी हैबिट्स हैं, है तो हैबिट्स ही। तो इसका मतलब है कि इस टेंस में हैबिट्स को ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है फैक्ट्स, यानी इस टेंस में हम फैक्ट्स का इजहार भी करते हैं। बस हम बात करते हैं कि सूरज मशरक़ से निकलता है, सूरज मगरब में गरूब हो जाता है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, पानी हमेशा बुलंदी से पस्ती की तरफ जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। तो इस टेंस के अंदर तीन चीज़ें जो हैं बयान की जाती हैं, या तीन चीज़ों को बयान करने के लिए इस टेंस का सहारा लिया जाता है। इसमें पहले नंबर पे है रूटीन मैटर्स, दूसरे नंबर पे है हैबिट्स, और तीसरे नंबर पे है फैक्ट्स। डियर व्यूअर्स, हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं। इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है। बीइंग नॉन नेटिव स्पीकर, हम सबसे पहले उर्दू फ़िक्रे का अपने जहन के अंदर एक स्केच बनाते हैं, फिर टेंसेस या इंग्लिश ज़बान के कवायदो ज़वाबत को अपने जहन के अंदर रखते हुए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का हिसाब रखते हुए उस फ़िक्रे को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगर हमारे पास एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर हो जिसमें स्पीकिंग एक्टिविटी, इंग्लिश स्पीकिंग एक्टिविटी चल रही हो, तो फिर टेंसेस का लिहाज नहीं रखा जाता। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हमने पंजाबी सीखी, उर्दू सीखी, ठीक है, इसी तरह इंग्लिश सीखी जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए और एक मखसूस अरसा दरकार होगा। लेकिन अगर हम थोड़े वक्त में एक प्रॉपर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन टेंसेस का सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन से उर्दू के फ़िक्रे हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ रिलेट करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इन फ़िक्रों की क्या पहचान होगी, व्हाट वुड बी द प्रॉपर रिकग्निशन, कि हम जो है वो उन फ़िक्रात को उर्दू से इंग्लिश में तब्दील करते हुए
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मलहूज़ खातर रखें। तो ऐसे वो तमाम फ़िक्रात जिनके एंड पर ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ती हैं या ती हो वगैरह आता है, वो फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ रिलेट करते होंगे और उनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हमें इसी असूल को इस्तेमाल करना होगा। तो इसी असूल को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हम इनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। डियर व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, सादा फिक्रे। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल जनरल स्ट्रक्चर से करीब तर है कि SVO फॉर्म, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और समटाइम इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है। इसकी वजाहत बाद में करते हैं। मसलन ऐसे होता है सब्जेक्ट, द हंटर्स, हंट शिकारी शिकार करते हैं, अ डियर एक हरण का, विद अ गन एक गन के साथ। इसमें जो विद अ गन है ये आप एक्स्ट्रा कह लें। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल हो और एक से ज़्यादा कोई नाम हो, जैसा कि मैंने इधर रूहान एंड उष्णा रखे हैं, तो उस वक्त हम सिंपली इनके बाद यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा हमारे पास है तो वो लगा देते हैं। इसकी मिसाल है, उसमें हमारे पास ये सब्जेक्ट है और राइट हमने ये वर्ब की पहली फॉर्म ले ली है और ऑब्जेक्ट हमने इसमें अ नोवेल लिया है और उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा जो है वो हमने इन इंक लिया है। तो फिक्रे की स्ट्रक्चर कुछ ये बनेगी, आई राइट अ नोवेल इन इंक, वी राइट अ नोवेल इन इंक, you write a novel in ink, they write a novel in ink, Ruhan and Ushna write a novel in ink। viewers, in ink होता है और with a pen होता है। ये prepositional जुजे है, इसका इस्तेमाल है। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ हम with लगाते हैं, क्योंकि रोशनाई जो होती है इंक, इसके अंदर शायद हम सॉक करते हैं, डुबोते हैं अपने पेन को, तो इसलिए शायद इन इंक। स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंसेस में अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के लिहाज से पॉजिटिव सेंटेंसेस, ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं ही, शी, इट या कोई भी चीज़ का वाहद नाम हो सकता है। सिंगुलर नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और एन आइडिया इज इंक्लूडेड इन थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इस सब्जेक्ट के फॉर्म बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एस या ई एस ऐड करना होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और पहले की तरह अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे लगा देते हैं। मसलन हमने ये सब्जेक्ट लिया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये वर्ब हमने टेल लिया है इसमें और ऑब्जेक्ट इसमें अ लाई है। ही टेल्स अ लाई, शी टेल्स अ लाई, इट टेल्स अ लाई। अब पता है ही जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, वो शी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, इट बेजान और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है,
और थर्ड पर्सन सिंगुलर में कोई भी नाम शामिल है। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि एस कब इस्तेमाल करना है और ई एस कब इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपको वर्ब को देखना होगा कि वर्ब जो है वो उसका एंड किस लेटर पे होता है। मसलन यहाँ पे टेल है तो इसका लास्ट लेटर एल है तो एस लगा है, लेकिन यहाँ पे हमने एक वर्ब लिखा है वॉश, धोना, धुलाई करना, तो इसके साथ हमने ई एस लगाया है। क्यों लगाया है? इसकी कुछ वजह है कि अगर वर्ब के एंड पे एस एच आ जाए तो हमने ई एस लगाना है, एल आया है तो एस लगाया है। अब कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके एंड पे कौन से लेटर्स आते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आते हैं जिनके साथ हमने ई एस लगाना है। तो इफ अ वर्ड एंड्स विद डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जिस तरह मिसाल है कि लफ्ज वर्ब हमने लिखा है कॉपी, सी ओ पी वाई, वाई आपको पता है एंड पे आया है, पर इससे पहले पी जो है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट्स आर दोज लेटर्स व्हिच आर अदर देन वॉवल्स। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमने क्या करना होता है कि वाई को काट के उसकी जगह आई लगाना होता है और साथ ई एस लगाना होता है। कीप इन माइंड, कॉपी इज अ वर्ब, नकल करना। तो मिसाल लेते हैं लफ्ज हिस, फनकारना, सांप का फनकारना, ठीक है, तो हिसेस यानी कि ई एस का इजाफा करेंगे। स्नेक हिसेस, वॉशेस, एस एच एंड पे आया है, शी वॉशेस, रीच पहुंचना, रीचेस, मिक्स, मिक्सेस, ई एस, कॉपी, वाई से पहले कॉन्सोनेंट पी आया है तो इसलिए हमने क्या किया कि वाई काट के आई लगा दिया और साथ ई एस का इजाफा कर दिया। ही कॉपीज। तो इसके अलावा अगर वर्ब के एंड पे कोई भी लेटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आ जाते हैं तो हम उसके साथ ई एस का इजाफा नहीं करते बल्कि सिर्फ एस का इजाफा करते हैं, उस शर्त में कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और किसी भी चीज़ का नाम हो, या दूसरे लफ्ज़ों में जब हम उर्दू फिक्रा पढ़ें और उर्दू फिक्रा के एंड पे सिर्फ ता है और ती है आ जाए बस, इस केस में हम जो है वो एस या ई एस का इजाफा करेंगे, अदरवाइज एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे।